हेलो एवरीवन। हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे हैं, आपके घर परिवार वाले अच्छे हैं। राइट नाउ दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर family members as well. The topic that we will be discussing today is the next unit of financial management. So हम लोगों ने लास्ट डे we had seen unit number 2, capital budgeting, where we had tried to understand the various processes of capital budgeting decision making, uh, under which we did average rate of return, payback period, net present value, internal rate of return, and we also did a bit of profitability index. No need to go too much in detail in profitability index because वो आप लोगों के syllabus में नहीं है. अगर समझ आया very good, अगर नहीं आया then it's fine. The last part of unit 2 is risk and uncertainty analysis, which we will do at a later stage when we have kind of completed most of the syllabus. तब हम लोग करेंगे ये वाला particular एक unit जो बचा हुआ है, unit का एक topic जो बचा हुआ है. Today we will be starting with unit 3, which is cost of capital, and what is cost of capital, how do we measure it, and the concept. And we will be starting a little bit of leverage. What is leverage, क्या होता है, क्यों जरूरी है. ठीक है. So I'll just give 30 seconds to everybody to get their books copies, and if you have any material or anything else, so get that done. And right now I want to make an announcement that we will be having video class in this week itself, where I want everybody to be present. आप अगर देख रहे हैं अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी बोल दीजिए कि देयर विल बी वीडियो क्लासेस फ्रॉम now onwards. Every day at least one video class will happen, so I want everybody to be present. Okay, so quickly let's start. Cost of capital. Okay, before we begin this chapter, understand something, that everything in this world has some cost attached to it. भले वो कॉस्ट मॉनेटरी टर्म्स में, माने पैसों के हिसाब से हो या किसी और हिसाब से हो, पर हर चीज का मूल्य है, कॉस्ट है, दाम है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आई फील दैट एवरीबडी विल एसोसिएट विद दिस एग्जाम्पल. से आपको एक कोई पार्टी करने जाना है. ठीक है. इफ यू वांट टू गो आउट फॉर अ पार्टी एंड यू वांट सम मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट वीक, जिस वीक में आपको पैसे चाहिए, उस वीक में आप अपना बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते हैं. आप बहुत ज्यादा, मतलब सब फैमिली मेंबर्स की बात सुनने लगते हैं, एंड जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं वो सारी बातें आप एकदम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सही समय में खाना खा रहे हैं, सही समय में उठ रहे हैं, मोबाइल में गेम्स कम खेल रहे हैं. तो इस तरीके की चीजें आप करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजों से वो एक मुझे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, और मैं जब पैसे मांगने जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा. तो this behavior, change in your behavior is the cost that you're paying to get that money that you want at the end of the week आपके पार्टी के लिए. सो अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग एज अ कॉस्ट. भले वो पैसों से तौला जा सके या पैसों से ना तौला जा सके. जैसे आपका गुड बिहेवियर, वो हम पैसों से नहीं तौल सकते हैं, लेकिन आपके गुड बिहेवियर से क्या होता है, आपको एंड ऑफ द डे जो आपको पार्टी के लिए 200-500 रुपए चाहिए थे वो आपको मिल जाते हैं. कमिंग बैक टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन मॉनेटरी टर्म्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ बिजनेस में अगर मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए इन द सेंस मेरे बिजनेस को पैसे चाहिए कुछ काम के लिए, उस पैसे को लेने के लिए मुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गेटिंग कैपिटल. यहाँ पे वो वर्ड आप लोग डाल लीजिए, खुद ही समझ लीजिए कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली मीन्स कॉस्ट ऑफ गेटिंग कैपिटल. कैपिटल मिलने के लिए जो पैसे आप खर्च करते हैं वो आपका कॉस्ट हो जाता है इस कैपिटल को लेने के लिए या इस कैपिटल को मिलने के लिए.
आपको मान लीजिए एक लोन लेना है, 10 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए। इस 10 लाख रुपए पे आप क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे ऑब्वियसली। तो दिस इंटरेस्ट दैट यू पे फॉर दिस गेटिंग दिस लोन ऑफ 10 लाख रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल. So this is basically the chapter and we will try to understand कि अलग अलग चीजों पे कॉस्ट क्या होता है. हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस भी देखेंगे. We will see a few of the calculations कि how to determine the cost of shares, how to determine the cost of preference shares, how to determine the cost of debentures, etc. Now, meaning आप लोगों को क्लियर है? You can write this as the meaning. Cost of capital is the rate of return that a firm must earn on its project investment to maintain its market value and attract funds. तो ये कॉम्प्लेक्स वाला डेफिनेशन है. एग्जाम में आपको यही लिखना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स. फाइन. दो यहाँ पे काफी दिग्गज लोग हैं, जॉन जे हैम्पटन एंड सॉलमन एजरा. इन दोनों ने क्या बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में देख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट प्लेस. फाइन. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. इससे क्या होता है? आपके फर्म की वैल्यूएशन बढ़ती है. नेक्स्ट सॉलमन ने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब कि आपने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया और उस पर आपको 10% इंटरेस्ट देना है, तो आप इस 10 लाख रुपए से जो बिजनेस करेंगे उसका जो रिटर्न होगा वो एटलीस्ट ये 10% से ज्यादा होना चाहिए. तो इसको थोड़ा घुमा के इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया गया है कि आपके कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा जो परसेंटेज है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उतना होना चाहिए. मतलब आपने अगर 10% पे लोन लिया है तो आपका कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कम से कम 10% तो होना ही चाहिए. अदरवाइज आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं चुका पाएंगे. मान लीजिए मैं ये 10 लाख रुपए से एक बिजनेस करता हूं, मेरा इंटरेस्ट 10% में सालाना कितना हो गया? 1 लाख रुपए. तो मैं मान लीजिए एक बिजनेस करता हूं और मेरा सालाना कमाई जो है इस बिजनेस से, इस 10 लाख रुपए के बिजनेस से, वो है 50,000 रुपए. तो क्या मैं ये लोन का जो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए वो चुका पाऊंगा? नहीं चुका पाऊंगा. तो इस डेफिनेशन में वही बताया गया है कि मिनिमम कट ऑफ या मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग जो आपका बिजनेस का होना चाहिए, दैट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फाइन. सो दैट इज बेसिकली इट. वैन हॉर्न का भी आप लिख सकते हैं, बट 2 जन का काफी है. तो आई वुड से सॉलमन और इसका अगर आपने लिख लिया तो काफी है. वैन हॉर्न का लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो वैन हॉर्न इज वेरी फेमस एंड वेरी रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट आई वुड से. फाइन. ओके, सो वैन हॉर्न का देख लेते हैं. अ कट ऑफ रेट फॉर द एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट. It is the rate of return on a project that will leave unchanged the market price of the stock. तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं समझाने की ज्यादा कोशिश यहाँ नहीं करूंगा. I would suggest that you go for the earlier two. ठीक है. तो डेफिनेशन आपके ये दोनों हो जाएंगे, हैम्पटन का एंड सॉलमन एजरा का. ओके, क्विकली गोइंग ऑन टू द assumptions. हम लोग जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम कुछ चीजें मान लेते हैं कि ये तो होगा ही. So the first one is it is not a cost as such, it is merely a hurdle rate. Hurdle rate का मतलब क्या है कि हम ये एक्चुअली में कॉस्ट नहीं होता है, इसको हम अपने कैलकुलेशंस के लिए इसको अज्यूम करते हैं, इसको निकालते हैं so that we can understand कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा. ठीक है, विच इज एक्चुअली ट्रू ऑल्सो, कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये बस एक समझाने वाला परसेंटेज है, ये एक्चुअली में एक रियल परसेंटेज नहीं होता है. इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. ऑब्वियसली अभी डिस्कस किया हम लोगों ने एजरा, सॉलोमन एजरा के डेफिनेशन में कि इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट risks. First one, zero risk.
सेकंड बिजनेस रिस्क एंड थर्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो ये जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें 3 रिस्क्स मेजरली इन्वॉल्व होते हैं। एक जीरो रिस्क लेवल होता है, जहां पे कि रिस्क जीरो होता है, वो पर्टिकुलर एक लेवल होता है जहां पे कि हम अगर पैसा निवेश करेंगे तो मेरा रिस्क कुछ भी नहीं है। जैसे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में अगर हमने पैसा रख दिया, 10 लाख रुपए लिए किसी से भी और उसको फिक्स्ड कर दिया मैंने बैंक में, तो देयर इज जीरो रिस्क वहां पे। नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क, जो कि हर बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होता है। ये बिजनेस रिस्क के बारे में आप लोगों ने पहले अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में रीड करिए थोड़ा। एंड फाइनेंशियल रिस्क, नॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट में जो रिस्क होता है, अभी जैसे कोरोना वायरस के कारण फाइनेंसेस सबके खराब हो गए हैं, फाइनेंशियल मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, तो ये टाइप इस तरीके का रिस्क। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किस किस तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट के बारे में हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में थोड़ा पढ़ा था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो कि आपका डायरेक्टली एक पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 10% जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो मेरा सामने से दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन उसमें एक कुछ और कॉस्ट्स भी होंगे जो ये 10 लाख के ऊपर आएंगे, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये जो 10% इंटरेस्ट है, उसके साथ उसको कमाने के लिए या उसका पेमेंट करने के लिए आपको 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज का टैक्सेशन करना पड़ता है। टैक्सेशन करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। टैक्सेशन के अलावा आपको बहुत सारे अकाउंटिंग स्टाफ रखने पड़ते हैं। आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट, चेक से अगर आप पेमेंट करेंगे या किसी और चीज से पेमेंट करेंगे जहां पे कुछ परसेंटेज का आपको चार्जेस, सर्विस चार्जेस लग रहा है, तो ये सारी कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर 10 लाख के लोन पे, बट जो डायरेक्टली सीधे सीधे मुझे दिखती नहीं है, बट है। तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी सेमेस्टर 1 में बहुत अच्छे से इसको समझा था, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कैन ऑल्सो बी समटाइम्स रेफर्ड टू एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइन, ओके। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रेट दैट द फर्म पेज टू प्रोक्योर फाइनेंसिंग, तो वो डायरेक्ट है, यहां पे देख लीजिए। एंड उसको कैलकुलेट हम इस तरीके से कर सकते हैं, डू नॉट वरी टू मच अबाउट द फॉर्मूला राइट नाउ, although you can write this formula, but do not worry about understanding it too much right now. Okay, implicit cost on the other hand, implicit cost is the rate of return associated with the best investment opportunity for the firm and its shareholder that will be foregone if the project presently under consideration by the project were accepted. अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट को यहां पे एक और तरीके से समझाया गया है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम छोड़ देते हैं उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है। मान लीजिए ये 10 लाख रुपए हमने जहां से लिया, वहां मुझे 10%, अभी जैसे मैंने बोला 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मान लीजिए यही 10 लाख रुपए मैं कहीं और से लेता, जहां मुझे हो सकता है 8%, 9% इंटरेस्ट में या 11-12% इंटरेस्ट में मुझे मिल जाता। ठीक है, या तो इसको लोन लेने के हिसाब से नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक और तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग निवेश कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग दिस 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां पे समझिए कि हम मान लीजिए अब 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दो प्रोजेक्ट है मेरे सामने, एक प्रोजेक्ट में मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा जो इंटरेस्ट मुझे उस प्रोजेक्ट से मिल रहा है, एक से 10%, एक से 8%। इम्प्लिसिट कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा?
जिस प्रोजेक्ट को मैं चुनता हूं उसका दूसरे वाले प्रोजेक्ट का जो इंटरेस्ट है वो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, जो मैंने छोड़ दिया। मान लीजिए मैं 10% वाला प्रोजेक्ट ले लेता हूं, तो मैंने उधर 8% जो छोड़ दिया वो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फाइन, सो दिस इज व्हाट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मीन्स। नेक्स्ट वन इज एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट आप इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा। एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट वही हो गया। मार्जिनल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड इज द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वन मोर। मतलब कि आपने अगर दो जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो दो जगह से तीन जगह में जब आप इन्वेस्ट कर देंगे, मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट ए में आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, प्रोजेक्ट बी में आपने 10 लाख रुपए डाले हैं। अब प्रोजेक्ट सी में आप अगर 10 लाख रुपए फिर से डालते हैं तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? बी, ए एंड बी माइनस सी, विच इज 10,000 रुपीज। सो ये आपका एवरेज एंड मार्जिनल हो गया। एवरेज मींस सिंपल total cost divided by the number of projects, and marginal cost means the cost involved in one additional। ठीक है, यहां पे लास्ट लाइन में मार्जिनल में पढ़िए, इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी गोज फॉर फर्दर रेजिंग ऑफ फाइनेंस। आप अगर एक बार फिर से पैसे मांगने या पैसे निवेश करने जाएंगे तो जो इंक्रीज होगा दैट इज गोइंग टू बी योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल फ्यूचर कॉस्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, तो पास्ट का जो अभी तक अपने किसी प्रोजेक्ट में आपने खर्च उठाया है वो हो गया। फ्यूचर कॉस्ट जो आप आगे आने वाले समय में आप आशा कर रहे हैं, आपके बजट के हिसाब से वो बता रहा है कि आगे आने वाले समय में वो खर्च आपके प्रोजेक्ट में होगा। तो मान लीजिए एक स्कूल में बनाता हूं, आज के डेट तक मेरे इस स्कूल में मैंने 10 लाख रुपए निवेश कर दिया, तो ये हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। और आगे आने वाले 5 सालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और 10 लाख रुपए निवेश करूंगा, तो दैट विल बी माई फ्यूचर कॉस्ट। फाइन, सो लास्ट वन, स्पेसिफिक एंड कंबाइंड। तो इसमें स्पेसिफिक एंड कंबाइंड में क्या होता है? स्पेसिफिक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप कुछ कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से लेते हैं, कुछ कैपिटल आप डिबेंचर होल्डर से लेते हैं, कुछ कैपिटल आपका खुद का होता है, आपके खुद के बिजनेस ने सालों साल जो प्रॉफिट कमाया है उसको आप जमा करके रखते हैं और उससे आप कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं या उससे आप वहां से उठाते हैं पैसे, या आप बैंक से लोन लेते हैं। तो कैपिटल भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ। तो अगर स्पेसिफिक कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग जो मैंने अभी कैपिटल का हिस्सा बताया उसमें से किसी एक हिस्से के कॉस्ट को हम स्पेसिफिक कॉस्ट बोलेंगे। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो दिस इज अ स्पेसिफिक कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक कॉस्ट जो कि पर्टिकुलर एक कैपिटल के सोर्स या कैपिटल के टाइप के ऊपर होता है। कंबाइंड कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ योर एंटायर कैपिटल। ये सारे अलग अलग कैपिटल मिलके एक आपका ओवरऑल कैपिटल का चंक बनता है। तो अगर मैं पूरे पूरे कैपिटल का कंबाइन करके कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, अलग अलग हिस्सों में बांट के फिर कंबाइन करके निकालता हूं एक एक सिंगल कॉस्ट, देन दैट इज कॉल्ड योर कंबाइंड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मान लीजिए 5 लोगों ने लोन ले रखा है 5 अलग अलग बैंक से। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ये समझा देता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक क्लियर तो हो ही गया होगा, बट ये एग्जाम्पल का आगे भी जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड।
ओके, सो मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है। ये पांचों लोगों ने अलग अलग बैंक से लोन लिया हुआ है। पहले व्यक्ति का, ए का, लोन का इंटरेस्ट है 1,000 रुपए। दूसरे बी का लोन का इंटरेस्ट है 1,200। सी का है 5,000। डी का है 300 एंड ई का है 12,000। ठीक है। ये अलग अलग आपके फैमिली मेंबर्स का लोन का इंटरेस्ट है, मतलब कि ये कॉस्ट है आपके, कॉस्ट है आपके फैमिली मेंबर्स के कैपिटल का बोल सकते हैं, या लोन का। तो अलग अलग जब मैं लिख रहा हूं तो दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। This you can consider as the different types of capital that you have: equity, debt, retained earnings, loans, etc. Now, जब मैं ये टोटल कर दूंगा 1,000 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 12,000, जब मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगा, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माई कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज इट। फाइन। Okay, now moving on to the importance of cost of capital. जरूरी है ऑब्वियसली मुझे ये जानना कि मैं जब बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ये बिजनेस में जो पैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, द मनी दैट आई एम यूजिंग फॉर कैरिंग ऑन दिस बिजनेस, इज दैट मनी वर्थ इट। वर्थ इट का मतलब है कि मैं जिन पैसों से बिजनेस कर रहा हूं, इन पैसों को लेने के लिए मैंने जो खर्च किया है, क्या वो खर्च मैं उठा पा रहा हूं। उठा पा रहा हूं का सेंस ऐसे बनेगा कि इज माय बिजनेस एबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ दिस कैपिटल। मैंने मान लीजिए ये जैसे अभी एग्जांपल दिया, ये 10 लाख और 10% का। अभी मैंने बोला था कि 10 लाख का इंटरेस्ट आपका सालाना आएगा 1,00,000 रुपए। तो ये 1,00,000 रुपए तक मैं बिजनेस में कमाई कर पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, ये जानना कैसे हो सकता है जबकि मैं अपने बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जानकर रखूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कैपिटल बजटिंग के बारे में समझा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी बिजनेस, जिसमें कोई भी बिजनेस या कहीं पे भी हम पैसे अपना निवेश करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो सही है या गलत है। तो वो डिसीजन में अगला स्टेप क्या होता है, ये समझना कि जो पैसे आ रहे हैं उसका खर्च कितना है। तो कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस हैं वो लेने के लिए मेरा ये जानना जरूरी है कि मैं जो कैपिटल की बात कर रहा हूं वो कैपिटल कितने खर्चे पे आ रहा है। कैपिटल बजटिंग में हमने क्या समझा कि ये जो कैपिटल है उसको हम कहां डालेंगे तो वो सबसे प्रॉफिटेबल होगा। मेरे पास 4 ऑप्शन थे, इन चारों ऑप्शन में मुझे चुनना था कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन हम लोग ये जो पैसे डाल रहे हैं वो पैसे कितने दाम पे आ रहे हैं या कितना खर्चा में आ रहा है वो भी तो जानना जरूरी है। तभी तो हम पूरा पूरा समझेंगे, कंप्लीट पिक्चर हमें समझ में आएगा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेरा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर डिसीजन। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग सोर्सेस से हमारा कैपिटल आता है: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, लोन्स, एक्सेट्रा।
ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर सही तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे, ये 5-6 जो अलग अलग सोर्सेज हैं, इन 5-6 अलग अलग सोर्सेज के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। कोई भी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर सोर्स का कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो अगर हम एक सोर्स से बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, मान लीजिए हमने शेयर होल्डर से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, तो मेरा कंपनी बाहरी लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो ये एक शेयर होल्डर्स का डिसएडवांटेज है कि ओनरशिप चला जाता है। तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हमें ये अलग अलग जितने भी सोर्सेज हैं फिनेंस के, सारे सोर्सेज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा इस तरीके से, जिससे कि सारे के एडवांटेजेस मुझे मिले लेकिन डिसएडवांटेजेस ना मिले। आई शुड नॉट get the disadvantages of any of the sources of capital and only be on the advantages list। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हमारा इवेल्युएट करने के लिए, समझने के लिए कि हम सालों साल जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो मेरा एक्चुअली में कमाई है, कितना कमाई है, हम बेहतर कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज, बहुत अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस हम लोग लेते हैं। इन फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लीजिए कुछ एक प्लांट लगाने वाले हैं जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो 10 लाख रुपए की अगर जरूरत है तो मैं ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, ये मुझे जानना है। तो ये जानने के लिए अभी का मुझे पता होना चाहिए कि अभी जितने भी पैसे मेरे बिजनेस में लगे हुए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और उस पर कितना कितना मेरा कॉस्ट है। तो दिस इज बेसिकली द 4 importances of cost of capital. So quickly take down the headings for sure. Importance to capital budgeting decision, importance to structure decision, मतलब यहाँ पे capital structure decision कर दीजिएगा उसको। Next is importance to evaluation, यहाँ पे evolution लिखा हुआ है, evaluation कर दीजिएगा उसको। ठीक है, evaluate ये word है, evolution नहीं है, evaluation, evaluation। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, थोड़ा स्पेलिंग वहां पे गलत है, एवोल्यूशन कर दिया वहां पे। एंड लास्ट वन, इंपॉर्टेंस टू टेक अदर फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइन, ओके। द नेक्स्ट वन, दिस इज डन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डन। नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डू वी मेजर, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। यहां पे ही आप लोगों का थोड़ा प्रैक्टिकल या फॉर्मूला बेस्ड चीजें आएंगी, हम लोग देखेंगे। एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ, टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर दैट, हम लोग अभी पीछे हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक एंड ओवरऑल, जहां पे मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल बताया था कि आपके घर में 5 लोग हैं और पांचों लोगों का अलग अलग क्या है, लोन है, और अलग अलग उसका लोन का वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यहां पे क्या था, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड ओवरऑल कॉस्ट, हम लोगों ने ये लास्ट में टोटल इसका देखा था। सो इसी तरीके से हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कुछ कॉस्ट्स को स्पेसिफिक कैलकुलेट करते हैं और इन द एंड ओवरऑल कैपिटल का भी हम कॉस्ट निकालते हैं। दैट इज वाई आई शोड यू दैट एग्जाम्पल, बिकॉज वो समझना बहुत जरूरी है। ये एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझना
कि हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कुछ चीजों का स्पेसिफिकली करते हैं एंड सारे कॉस्ट हो जाने के बाद एग्जैक्टली एक एक का टोटल करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम निकालते हैं। फाइन, ओके। सो मेथड्स क्या हैं या क्या क्या अलग अलग चीजों के हम कॉस्ट निकालते हैं वो सबसे पहले देखेंगे। तो हम यहाँ पे चार स्पेसिफिक चीजों का कॉस्ट निकालते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स, सेकेंड वन इज डेट। डेट मतलब आपका हो गया लोन हो गया, उसमें डिबेंचर्स हो गया, उसमें हर तरह का जो डेट है जिस जो आपने बाहरी लोगों से लिया है। इक्विटी शेयर्स क्या है, आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, एक तरीके से वो ओनर्स हैं, तो वो अपने ही लोग हुए, कंपनी के ही लोग माने जाते हैं वो। डेट की जब बात होती है तो डेट, DEBT, इज समथिंग, सम मनी दैट यू टेक फ्रॉम द आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों से। तो उसमें वो डिबेंचर्स और लोन और ये सब चीजें आती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग आप लोगों को आई थिंक पता होगा। रिटेन्ड अर्निंग सिंपली मीन्स सालों साल आपने खुद जो कमाई के पैसे खुद के लिए रखे थे और वो आप निवेश करते हैं फिर से अपने ही बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। फाइन, okay, so first of all, cost of equity. Today we will be only doing cost of equity, calculation of cost of equity. Fine, okay. Cost of equity first of all is denoted by this KE. Notice this KE जो लिखा हुआ है, इससे हम डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। इसमें मोस्टली चार अलग अलग अप्रोचेस हम देखते हैं या चार तरीके हम देखते हैं कैलकुलेट करने का। ये चार तरीके क्या है? फर्स्ट वन इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच, नेक्स्ट वन इज डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, थर्ड वन इज अर्निंग्स प्राइस अप्रोच एंड लास्ट वन इज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। यील्ड का मतलब मीनिंग बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यील्ड सिंपली मीन्स उपज, ठीक है। हम लोग ये एग्रीकल्चर में उपज बोलते हैं ना, कि मैंने कुछ उगाया, तो उस उपज को हम लोग इंग्लिश में यील्ड बोलते हैं, YEILD। तो रियलाइज्ड यील्ड मतलब रियलाइज्ड जो पैसे हमें रियलाइज हुए, जो पैसे हमने कमाए, ठीक है। तो जब हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे आई थिंक आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम ये चार अप्रोचेस से कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक छोटा सा शॉर्ट सा 2 लाइन का डेफिनेशन है, वो लिख लीजिएगा आप लोग। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंशियल पोर्शन, इक्विटी फाइनेंस्ड पोर्शन of an investment project in order to leave unchanged the market price of the shares। मतलब कि इसका मीनिंग सिंपल सा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या है कि उतना परसेंटेज ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर कंपनी को कमाना ही पड़ेगा अगर वो चाहती है कि उसके जो शेयर्स के दाम हैं वो घटे या बढ़े ना। अगर वो अपने शेयर्स के दाम को घटाना बढ़ाना नहीं चाहती है तो उसको एग्जैक्ट उतना कमाई करना होगा जितना उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। ज्यादा कमाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि उसके इक्विटी शेयर्स के दाम बढ़ेंगे, जो कि हर कंपनी चाहती है, जो कि अच्छा है। कमाना नहीं चाहती है तो उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना है उतना आपको कमाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। फाइन, ओके। सो लेट्स सी द फर्स्ट calculation, first approach, dividend price approach. Quickly write down this formula. Dividend price approach is equal to, the formula is KE। KE मैंने अभी बोला था, it is the numerical denomination of
कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, यहां पे बहुत जन को डाउट होगा कि कॉस्ट का तो स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ के क्यों है। ठीक है, ये उस तरीके से डिनोटेड नहीं है, दिस इज अ न्यूमेरिकल डिनोशन, तो इसके लिए वो के ई ही है, कुछ गलत वहां नहीं है। इज इक्वल टू डी बाई एन पी। ठीक है, एन पी और डी क्या है, डी का तो आई थिंक बहुत जन को समझ में आ गया होगा। एन पी का हम लोग देखेंगे, एन पी इज नथिंग बट द नेट प्रोसीड्स ऑफ एन इक्विटी शेयर। नेट प्रोसीड्स मतलब कि आपने इक्विटी शेयर कितने में खरीदा या आपकी कंपनी ने कितने में बेचा। ठीक है, सो द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू विल राइट एंड द फर्स्ट अप्रोच दैट वी विल सी इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। फॉर्मूला क्या है, के ई इक्वल डी बाई एन पी। यहां पे डी क्या है, डी इज नथिंग बट द डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, NP is nothing but the net proceeds of an equity share. Fine. So let's see a simple sum here. A company issues 10,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 10%. आप लोग यहाँ पे क्विकली थोड़ा सा चले जाइए इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में, आप लोगों के बीकॉम में था, एज फार एज आई कैन रिमेंबर 11th 12th में भी है। वहां पे हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी चैप्टर से उठाया हुआ है। एक कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करती है 100 रुपए के, जिनका नॉमिनल प्राइस 100 रुपए क्या है, 100 रुपीज इज द नॉमिनल प्राइस। ठीक है, नॉमिनल प्राइस ऑफ दिस शेयर विच इज बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम का मतलब ज्यादा में हम बेच रहे हैं, तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर विल बी इक्वल टू 100 का 10% which is equal to 10, so market price will be equal to 110. Fine. Okay, the company has been paying 25% dividend to equity shareholders for the past 5 years and expects to maintain the same in the future also। मतलब आगे आने वाले समय में भी 25% डिविडेंड वो पे करेगी। कंप्यूट, अच्छा 25% ऑन वॉट, मतलब किस वैल्यू पे 25%, तो 25% जब यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप लोग मान लेंगे ये जो वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, उसके ऊपर 25%। ठीक है, ओके, जस्ट साइड नोट यहां पे मैंने बता दिया आप लोगों। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, विल इट मेक अ डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹175। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला के ई इक्वल टू डी बाई एन पी। तो यहां पे डी कितना है, 25 है, मतलब कि 25%, तो 25 बाई 100। ठीक है, अब 25 बाई 100 को डिवाइड हम करेंगे किस चीज से, 25 बाई 100 को हम डिवाइड करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर शेयर के जो जो नॉमिनल प्राइस है उससे। नेट प्रोसीड्स मतलब यहां पे नॉमिनल प्राइस जो है एक इक्विटी शेयर का, विच इज 100, सो वी विल डिवाइड दिस बाय 100, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें उसका परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, विच इज 22.72। इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट इट एज 22.72। आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, there is some mistake in this calculation. Just 1 second, I'll show you the actual calculation. So the calculation will be, थोड़ा सा यहाँ पे mistake है, the calculation will be 25 divided by 110। ठीक है, not 100, यहाँ पे गलत है, and multiply that by 100, so you will get 22.72%। ठीक है, आई होप समझ में आया। मैं एक बार बता दे रहा हूँ,
25 is nothing but the 25% of 100 डिवाइड बाय 110। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस जो कि नेट प्रोसीड्स है, नेट प्रोसीड्स मतलब मुझे एक शेयर से कितने पैसे मिल रहे हैं, दैट इज योर नेट प्रोसीड्स ऑफ एन इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का। मतलब कि मैं अगर यहाँ एक इक्विटी शेयर बेचूंगा तो मुझे 110 रुपए मिलेंगे, तो इसीलिए उसको डिवाइड कर देना है जो कि एनपी है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट किया है इसीलिए परसेंटेज के लिए 100 में मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन। अब ये हो गया नॉर्मल, यहां तक हो गया हमारा, यहां तक हो गया हमारा। अब बोला गया है कि विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 175। यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना था? 110। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया? 175, 175। ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, क्योंकि अब हम डिवाइड उसको 110 से नहीं करेंगे, नाउ वी विल डिवाइडेड बाय 175। तो डिविडेंड कितना है हमारा? 25 है। मार्केट प्राइस मतलब कि नेट प्रोसीड्स 175 हो गया। अब हम अगर एक शेयर बेचते हैं तो कितने पैसे मुझे मिलेंगे? 175 रुपए, 175 रुपीज। एंड परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर देंगे, एंड वी विल गेट आवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, वन इक्विटी शेयर एज 14.28%। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू विल कैलकुलेट the cost of equity share using the dividend approach, dividend price approach. Fine. Now moving on to the dividend plus growth approach. तो यहां पे फॉर्मूला सेम है, बस एक जी लग जाएगा यहां पे, विच इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब आने वाले समय में ये डिविडेंड का दाम बढ़ेगा कमेगा, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि डिविडेंड साल दर साल बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है कि हर साल कांस्टेंट ही है। तो उस चीज को भी हम अब कंसिडर करेंगे हमारे फॉर्मूला में, और अगला जो ये प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच है वहां पे हम उस चीज को अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला के थ्रू। तो कंपनी, यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी प्लान्स टू इशू 10,000 न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। पार मतलब 100 का है तो 100 पे ही हम उसको इशू कर रहे हैं। द फ्लोटेशन कॉस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4%। 4% उसका जब हम इशू करने जा रहे हैं ये 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो मुझे 4% का खर्च आने वाला है कंपनी को। The company pays a dividend of 12 per share initially, and growth in dividend is expected to be 5%. इसी चीज को हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में दिखाना है कि ये जो ग्रोथ है 5% का, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये शेयर्स का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारा नेट प्रोसीड्स जब हम यहां पे नेट प्रोसीड से डिवाइड करते हैं, यहां पे भी नेट प्रोसीड से डिवाइड करते हैं, तो नेट का मतलब क्या है कि मुझे एक शेयर बेच के कितने पैसे आ रहे हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं अगर एक शेयर बेचूंगा तो मुझे 100 रुपए आ रहे हैं, लेकिन उस 100 रुपए में से 4% मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब मेरा 4 रुपए खर्च भी हो जाए। तो असल में एक शेयर में जब बेच रहा हूं तो मुझे 100 रुपए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 96 रुपीज आ रहे हैं। तो मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा? 100 -4। ठीक है, इस कारण से हमारा फॉर्मूला में भी ध्यान दीजिए, यहां पे डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड्स 100 -4 होगा, क्योंकि 100 रुपए में मैं बेच रहा हूं लेकिन मुझे खर्च भी हो जा रहा है 4%। 4% 100 रुपए का 4 रुपए होता है, तो 100 - 4। ठीक है, ऊपर दे ही दिया है डिविडेंड मेरा कितना है? 12 रुपए है।
जिसपे 5% का ग्रोथ होने वाला है। 5% का जो ग्रोथ होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जी जो है वो सीधा ग्रोथ डालना है आपको, मतलब कि जो 5 है उसको सीधा सीधा डाल देना है। ठीक है, तो 12% का 100 का 12% इज 12 रुपीज, 100 का 5% इज 5 रुपीज। तो आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल using this dividend plus growth approach is 17.5%. ठीक है, do this calculation by yourself. I'll give you 30 seconds. Okay, now the second part of the question, I hope आप लोग कर पाएंगे खुद से। the if the current market price of an equity share is 120, then the cost, तो 120 अगर है तो 120 लेंगे नेट प्रोसीड्स। ठीक है, 120 अगर लिया तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे कैलकुलेशन में फिर से मिस्टेक है, यहाँ पे 120 सीधा नहीं होगा, 120 -4 होगा वहां पे भी, तो ये आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, आप लोग सही करिएगा, ये गलत है। ठीक है, ओके, दैट इज इट बेसिकली। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ट्राई टू प्रैक्टिस दिस वन। ग्रोथ यहाँ पे 7% है, मार्केट प्राइस 95 है, एंड डिविडेंड 4.5 है, तो फॉर्मूला लगा के ट्राई करो। आंसर 11.73 है, try to get that answer. Now I'll go to the next one, earning price approach. earnings price दो चीजें हैं। earnings का मतलब कि आप कितना प्रत्येक शेयर के ऊपर कितना कमा रहे हैं। मान लीजिए, आ जाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, आप लोगों को मैं समझा देता हूं ये चीज यहाँ पे। ओके, अज्यूम दैट आपके पास 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, एंड आपकी कमाई, आपके बिजनेस की कमाई है 1 लाख रुपए। तो प्रत्येक शेयर की कमाई कितनी हुई, ये 1 लाख डिवाइडेड बाई ये 10,000। तो एक शेयर होल्डर कितना कमाई कर रहा है, एक शेयर होल्डर 10 रुपए कमा रहा है, तो ये आपका हो गया अर्निंग्स पर शेयर। तो यही यहां पे इसी फंडामेंटल से हम, यहां पे ये मेथड है आपका अर्निंग्स पर शेयर, सॉरी अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। इसका फॉर्मूला वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, के ई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एन पी। ई क्या है, अर्निंग पर शेयर, जो हमने अभी यहां पे मैंने बताया कि कैसे करना। एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। A firm is considering an expenditure of 75 lakh for expanding its operations. ठीक है, the relevant information as follows, number of existing equity shares is 10 लाख, मतलब अभी के समय में आपके पास 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर इज 100 रुपए, मतलब अभी जितने इक्विटी शेयर्स हैं उसका मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपए। नेट अर्निंग्स मतलब आपके जो बिजनेस है आपका, उसका कमाई कितना है, 100 लाख रुपए। ठीक है, तो अर्निंग्स पर शेयर सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन, आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां अर्निंग्स पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, आपका जितना टोटल अर्निंग है कितना है, 100 लाख। ठीक है, 100
100 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो अर्निंग्स पर शेयर कितना हो गया, लास्ट का 3, आगे का 3, 6 जीरोस हमने कट कर दिया, तो अर्निंग्स पर शेयर हो गया आपका 10। ये हो गया ईपीएस, इसको बोलते हैं अर्निंग्स पर शेयर। अब आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल assuming that new shares will be issued at a price of 92 per share and the cost of new issue will be ₹2। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो पुराना शेयर्स है उसका कॉस्ट निकालना है। उसके साथ बोला गया है कि एंड न्यू इक्विटी शेयर जो कि 92 रुपीज में इशू होंगे और जिसके ऊपर खर्च आ रहा है मुझे ₹2, उसका भी आपको कॉस्ट निकालना है। तो सिंपली डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग्स कितना है आपका ₹10 है, जैसे कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा, डिवाइडेड बाय 9। अच्छा ये तो सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का, ये पुराने का है, ये दिस वन, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। मतलब कि ओल्ड इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट ये है, न्यू इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट ये है, ठीक है। तो ओल्ड इक्विटी शेयर्स का ₹10 अर्निंग्स है, ₹100 मार्केट वैल्यू है, मतलब नेट प्रोसीड ₹100 है, मल्टीप्लाइड बाई 10, 10% डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 100 होगा, सॉरी। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 10%, ठीक है। नए इक्विटी शेयर्स का, न्यू इक्विटी शेयर्स का क्या हो जाएगा, ₹10 तो है ही मेरा अर्निंग्स पर शेयर, एंड नए इक्विटी शेयर्स का नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगा, 92 माइनस 2, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, सो आई विल गेट 11.11%। दैट इज इट बेसिकली। तो ये हो गया हमारा अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। लास्ट वाला बचा हुआ ये भी देख ही लेते हैं, आई थिंक इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट वन इज रियलाइज यील्ड अप्रोच। ये थोड़ा सा आप लोगों का मैं बोलूंगा कि मॉडर्न अप्रोच है। आज के डेट में मोस्टली इस तरीके के, इससे भी एडवांस्ड एक्चुअली, बट इस तरीके के ही सिस्टम्स को यूज किया जाता है। ओके, रियलाइज्ड यील्ड का मैंने मीनिंग समझा दिया है। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पीवी मल्टीप्लाइड बाय एफ इंटू डी, ठीक है। पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय डी क्या है, डिविडेंड। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करना है आपको डिविडेंड के साथ। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने अभी हम लोगों ने आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन किया है, वो अगर आप लोगों ने समझा है, मैं इसी क्लास का जब वीडियो आएगा उसमें अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो अगर आप लोग समझेंगे तो आई थिंक ये भी इजी लगेगा आपको। तो क्विकली राइट डाउन द फॉर्मूला। एंड लेट्स सी अ क्वेश्चन। ओके, इसमें क्वेश्चंस यहाँ दिया नहीं है, एंड इवन आई डोंट हैव एनी, फाइन, नो इश्यूज। तो ठीक है, इसका हम फॉर्मूला तक ही रखते हैं इसको, एंड दैट इज ऑल द 4। फर्स्ट वन वाज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। फॉर्मूला क्या था, के ई इक्वल टू डी बाई एनपी, ठीक है, डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स। सेकंड क्या था, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, जहां पे फॉर्मूला में सेम फॉर्मूला था, बस क्या ऐड हुआ, प्लस जी ऐड हो गया, जो कि ग्रोथ परसेंटेज था, गिवन रहेगा क्वेश्चन में। थर्ड क्या था हमारा, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। क्या फॉर्मूला है, के ई इक्वल टू ई बाई एनपी। ई का क्या फॉर्मूला है, ई इज नथिंग बट
अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अभी ये अर्निंग्स, मेरा कमाई कितना था 100 लाख रुपए था, मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने थे 10 लाख रुपए थे, तो मेरा अर्निंग्स पर शेयर क्या हो गया 10 रुपए हो गया। ठीक है, तो ये था अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। एंड द लास्ट वन जिसका हमने सम हमारे पास नहीं है तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। फॉर्मूला इज पीवी present value multiplied by dividend. I'll try to get a question and send you a question of this, but the formula is PV multiplied by D. So this is basically your uh, ways of calculating cost of equity using 4 different methods. And I will not go ahead. I will hope that you will try to solve and understand more questions of these 4, बट इतना भी करेंगे तो काफी है। आज के क्लास को 100% अगर समझने की कोशिश करेंगे तो भी आप लोग 100% ऑफ द एग्जाम को पूरे अच्छे से लिख सकते हैं। डू मेक नोट्स, डू राइट डाउन द फॉर्मूलाज, डू राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम बाय योरसेल्फ। होप आप लोगों को समझ में आया है। नहीं भी अगर समझ में आया है तो भी ट्राई करिए, एक दो बार ये क्लास जब आएगा तो उसको देखिए, and do ask doubts. I will be very happy to help you out.